Hi, welcome to this new video of class 12th biology chapter 11, that is biotechnology principles and processes. This is lecture number 2 in which we are going to cover a very important topic, that is tools of biotechnology. So let's start. In the last video we had already studied that how we can manipulate the genetic material of living organism. This manipulation is not a simple process, it requires some tools. Then in this video we are going to study about these tools of recombinant DNA technology, and these tools are mainly restriction enzymes, vector or vehicle DNA, DNA polymerase enzyme, DNA ligase and host organism. So let's start to understand these tools one by one. The first one is restriction enzymes. In 1963, two types of enzymes were discovered and isolated from the E. coli by two scientists, that is Stewart Lin and W.R. Werr. These two enzymes, in which one is responsible for the adding of methylation groups to the specific sequence of DNA, and the other enzyme was responsible for the cutting of DNA molecule. The second one enzyme was called as restriction endonuclease. देखिए यहाँ पर दो एंजाइम्स आपको मिले किसी भी बैक्टीरिया के अंदर। एक एंजाइम आपका कौन सा है, मेथाइलेशन एंजाइम, और दूसरा वाला एंजाइम है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेथाइलेशन एंजाइम्स। देखिए आपको पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मेन काम होता है टू कट द डीएनए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है तो क्या ये बैक्टीरिया के डीएनए को भी कट करेगा? तो आंसर है कि यस, कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि उससे बचाने के लिए बैक्टीरिया के पास अपना खुद का दूसरा एंजाइम भी है जिसका काम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बैक्टीरिया खुद अपने डीएनए को मिथाइलेटेड करके बचा लेता है। कहने का सेंस ये है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बैक्टीरिया के डीएनए को कट नहीं करता है क्योंकि उससे बचाने के लिए बैक्टीरिया के पास जो दूसरा एंजाइम है, दैट इज मॉडिफिकेशन एंजाइम विच प्रोटेक्ट देयर ओन डीएनए। ठीक है, लेकिन फिर अगर ये अपने डीएनए को बचा लेता है तो वाई द बैक्टीरियल सेल नीड ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको ज़रूरत ही क्या थी इसकी? तो देखिए इसके लिए आपको समझना होगा कि आपने पढ़ा है कि बैक्टीरियोफेज जो होते हैं दीज आर वायरसेस एंड दीज बैक्टीरियोफेज वायरसेस कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल। अगर ये बैक्टीरियल सेल में इन्फेक्शन करेंगे तो कैसे इन्फेक्शन करते हैं कि कोई भी बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर अपना आरएनए या डीएनए को इंसर्ट कर देता है, यानी बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र किया, तो अब ये डीएनए बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करेगा। तो ये इन्फेक्शन ना करे इसलिए बैक्टीरिया क्या करता है, अपने पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रखता है तैयार। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट करके डिस्ट्रॉय कर देगा और इन्फेक्शन से बच जाएगा। एंड दिस एबिलिटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टू कट द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज इज यूज्ड बाय द biologist. Restriction enzymes are also known as molecular seizures and they recognize specific nucleotide sequence in the DNA. This is called recognition sites. Restriction enzyme also belongs to a big class, that is nucleases, which has the ability to cut the DNA or RNA molecules. The first restriction enzyme was isolated from Haemophilus influenza, that is Hind2. It was isolated by Wilcox Kelly in 1968. ओके, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं ये किसी भी डीएनए को कट लगाते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही ये कट लगाते हैं। उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं या रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। इन दिस सेंस each and every restriction enzyme have their own specific recognition sequence where they cut the DNA. okay? इसके बाद है टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर प्रेजेंट, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस विच कट द डीएनए एट द एंड्स, यानी ये डीएनए को एंड पर कट लगाते हैं इसलिए इनको एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। सेकंड वन इज एंडोन्यूक्लियसिस
दे कट द डीएनए एट अ स्पेसिफिक पॉइंट विद इन द डीएनए। ठीक है, ये डीएनए के अंदर कहीं पे भी कट लगा सकते हैं। एंड देयर आर मोर देन 900 restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of bacteria। आज की डेट में बहुत सारे एंजाइम्स हैं हमारे पास, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए को कट लगाने के लिए आजकल हम इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को नेमिंग कैसे की जाती है। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि द फर्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम जीनस एंड द सेकेंड लेटर कम्स फ्रॉम अ स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। यानी जिस बैक्टीरिया से हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट करते हैं उस बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम होता है। उस साइंटिफिक नेम में जो जीनस होता है उससे हम पहला लेटर लेते हैं और उसकी जो स्पीसीज होती है उसमें से 2 लेटर लेते हैं। फिर उसके बाद हम उसकी स्ट्रेन जो भी होगी उस स्ट्रेन में से एक वर्ड लेंगे और फिर उसकी जो भी ऑर्डर होती है उसमें से रोमन लेटर में हम उसको लिखते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ई कोलाई RY13 इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ई कोलाई क्या है, ये इसका जीनस है। जीनस में से हमने क्या ले लिया, कैपिटल ई यानी एक लेटर। कोलाई में से हमने 2 लेटर लिए, दैट इज CO। RY क्या है, ये इसका स्ट्रेन है, स्ट्रेन में से हमने एक लेटर लिया। 13 क्या है, ये इसका ऑर्डर है, उस ऑर्डर में से हमने एक वर्ड ले लिया। तो यानी इसके अंदर जो एंजाइम ई कोलाई के अंदर जो एंजाइम पाया जाएगा उसका नाम हो गया इको R1। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस एंजाइम से जो किस बैक्टीरिया से कौन सा एंजाइम निकलता है उसका क्या साइंटिफिक क्या नाम होगा। जैसे एक बैक्टीरिया दिया आर्थोबैक्टर ल्यूटियस, इसका हमने नाम लिख दिया, आर्थो में से ए ले लिया, ल्यूटियस में से LU और 1 क्या हो गया, ये उसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, ऐसे ही बाम H1 है, ऐसे इको R1 इको R2 या ही HAE ही थर्ड, ये सब इनके रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं जिसके थ्रू यानी जहाँ पर ये कट लगाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है फंक्शनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक्ट कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको फिर से वही समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो एंजाइम्स होते हैं दे इंस्पेक्ट द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। पहले ये पूरे डीएनए के सीक्वेंस की लेंथ को इंस्पेक्ट करता है एंड देन बाइंड टू देयर ओन स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट, यानी इसका जहाँ पे भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस इसको मिलेगा वो वहीं पर जाके बाइंड हो जाएगा। एंड विच हैव अ पैलिंड्रोमिक बेस पेयर्स। व्हाट इज पैलिंड्रोमिक बेस पेयर्स। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, यानी दीज आर द सीक्वेंसेस विच कैन रीड सेम फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल मलयालम को हम चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन से पढ़ें या बैकवर्ड डायरेक्शन से, दोनों ही साइड से इसको हम क्या पढ़ेंगे, मलयालम ही पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे जैसे मान लो किसी भी डीएनए में एक सीक्वेंस है GATTC, तो चाहे हम इसे बैकवर्ड डायरेक्शन से पढ़ें या फॉरवर्ड डायरेक्शन से पढ़ें, दोनों ही डायरेक्शन में हम इसे क्या रीड करेंगे, GATTC। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं दे कट द डीएनए एट देयर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस और देयर ओन स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स। बट हाउ दे कैन कट द डीएनए। तो दे कैन कट द डीएनए इन अ 2 ways, 2 तरीके से कट कर सकते हैं। जैसे यानी इफ दे कट द डीएनए एट द सेम पोजिशन ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स तो दे इट मेक अ ब्लंट एंड। एक तो होता है ब्लंट एंड, और इफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अवे फ्रॉम ईच अदर तो इट मेक अ स्टिकी एंड। यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब डीएनए को काटा जाता है तो उसमें 2 तरीके के एंड बनते हैं डीएनए के अंदर। उन 2 एंड्स को हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड और ब्लंट एंड। इसको हम समझते हैं कैसे। देखिए जैसे मान लो ये कोई डीएनए है, अगर इस डीएनए में कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिकॉग्निशन सीक्वेंस यहाँ पर है और ये यहाँ पर कट लगाता है और दोनों सीक्वेंस को बिल्कुल सेम पोजीशन पर कट लगा रहा है, तो इससे क्या होगा कि डीएनए में जो एंड बनेंगे वो इस तरीके के बनेंगे, यानी दोनों एंड्स बराबर होंगे। इन एंड्स को हम कहते हैं क्या, ब्लंट एंड। तो इस तरीके के ब्लंट एंड बन सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि यही अगर हमारा डीएनए सपोज इस तरीके से हो जिसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्ट्रैंड को इस पोजीशन पे काट रहा है और दूसरे स्ट्रैंड को यहाँ पे काट रहा है, यानी अवे फ्रॉम द वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो अगर इस तरीके से कट लगा रहा है तो इस तरीके से जो एंड बनेंगे डीएनए में वो कुछ इस तरीके से ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस के साथ बनेंगे। इनको हम क्या कहेंगे, स्टिकी एंड। और ये स्टिकी एंड्स होते हैं दे आर
यूज टू मेक अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक्चुअली में हमें ऐसा ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए जो स्टिकी एंड बनाता हो। तो ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं जो स्टिकी एंड बनाते हैं और ऐसे कौन से हैं जो ब्लंट एंड बनाते हैं? तो ब्लंट एंड बनाने वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मेनली कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हिंड 2। हिंड 2 जो होता है बच्चों, वो क्या करता है? ब्लंट एंड बनाता है। तो इसका हम यूज़ कम करते हैं। स्टिकी एंड जो होता है, अगर हम स्टिकी एंड चाहते हैं डीएनए के अंदर, तो हम ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे जो स्टिकी एंड बनाएंगे, जिसका एग्जांपल है EcoR1। तो EcoR1 एक ऐसा एंजाइम है जो स्टिकी एंड बनाता है। इसके अलावा BAM-H1 है, वो भी हमारा स्टिकी एंड बनाता है। तो दीज एंजाइम्स आर यूज टू प्रोड्यूस स्टिकी एंड इन द डीएनए, एंड दीज स्टिकी एंड्स आर यूज टू प्रोड्यूस अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट कि देखिए, एक हमारे पास वेक्टर डीएनए है, एक हमारे पास फॉरेन डीएनए है। यहाँ वेक्टर डीएनए, फॉरेन डीएनए है, इन दोनों डीएनए को हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कर रहे हैं। जैसे दोनों को हमने EcoR1 से कट लगाया, जैसे ही हम EcoR1 डालेंगे तो EcoR1 अपनी रिकॉग्निशन साइट पर ही कट लगाएगा। तो EcoR1 की सपोज रिकॉग्निशन साइट है GAA-TTC। तो जैसे ही जहाँ पर ही इस डीएनए में GAA-TTC इसको मिला, इसने वहाँ पे जाके एक स्ट्रैंड पर यहाँ पे कट लगाया, ये एरो आपको दिख रहा है, और एक स्ट्रैंड को यहाँ से कट लगाया है। तो जैसे ही यहाँ से कट लगाया है तो देखिए यहाँ से ऊपर का ये स्ट्रैंड गायब हो गया, यहाँ से G अलग हो गया, यानी तो इसमें एक ओवरहैंगिंग स्ट्रेच बना हुआ है। ऐसे ही सेम एंजाइम से हमने फॉरेन डीएनए को कट लगाया, तो फॉरेन डीएनए में भी यहाँ GAA-TTC में उसने कट लगाया है और इसमें ऊपर के स्ट्रैंड में ओवरहैंगिंग स्ट्रेच बना। अब इन दोनों में स्ट्रेच बन गया, इन दोनों को हम डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जोड़ देते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो क्लोनिंग वेक्टर्स के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड एज ए वेक्टर। जैसे प्लाज्मिड डीएनए, बैक्टीरियोफेजेज आर आल्सो यूज्ड एज ए वेक्टर, प्लांट एंड एनिमल वायरसेस को भी हम एज ए वेक्टर यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम एक ट्रांसपोजोन्स नाम के जंपिंग जीन्स होते हैं, हम उनको भी एज ए वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप आर्टिफिशियल डीएनए बना के भी उसको एज ए वेक्टर यूज़ कर सकते हो, जैसे PBR322। एक फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड डीएनए है ये, जिसको 3 साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया था, और वो मैं भी आगे बताता हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड वेक्टर कौन कौन से हैं, तो 2 इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स हैं जिनको बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है, जैसे प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेजेस। Plasmids are mainly extracircular chromosomal DNA molecule which present in bacterial cells. They have self-replicating ability. हर बैक्टीरिया के अंदर एक या एक से ज़्यादा प्लाज्मिड हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो प्लाज्मिड डिस्कवर हुआ था वो 1952 में हुआ था। ठीक है, लेडरबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1952 में बैक्टीरियल सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा डीएनए देखा जिसका नाम उन्होंने प्लाज्मिड रखा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो बैक्टर है वो बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज आप जानते हो, दीज आर वायरसेस, दे कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया बाय ट्रांसफरिंग देयर डीएनए इनटू द होस्ट सेल। देखिए, इसकी ये जो एबिलिटी है अपने डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करने की, इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया है एज ए वैक्टर। ठीक है, यानी इसके अंदर जो डिजीज़ कॉजिंग वायरस के अंदर जो जीन होता है उसे हम रिमूव कर देते हैं, उसके अंदर अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर देते हैं और फिर उसको इन्फेक्शन के लिए छोड़ देते हैं। तो नॉर्मली जैसे इन्फेक्शन करता है बैक्टीरिया वैसे ही करेगा, लेकिन अब उसमें जो डिजीज़ कॉजिंग जीन था उसकी जगह हमारा डिजायर्ड जीन वो ट्रांसफ़र करता है। तो यानी प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज, इन दोनों को हम आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एज ए वैक्टर। ठीक, देखिए ये आप इस पिक को देखिए, इसमें ये PBR322 है। इसको एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड कहा जाता है। इसको हम खुद डिज़ाइन करते हैं और अपने यूज़ के हिसाब से जो भी हमें इसके अंदर इंसर्ट करना होता है, जो भी कैरेक्टर हमें इसके अंदर डालना होता है, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये PBR322 है। इसमें आप देखोगे कि ये एक जीन है जिसे हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इसके अलावा इसके पास 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। ये जीन है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको ये एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी देता है इस प्लाज्मिड को। ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ये टेट्रासाइक्लिन से बचाता है। तो किसी भी प्लाज्मिड में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो हम आगे पढ़ते हैं। यानी ईच एंड एवरी वैक्टर शुड हैव सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कौन कौन से होने चाहिए, चलो देखते हैं।
देखिए अगला है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर। तो ईच अ गुड वेक्टर मस्ट हैव सम फॉलोइंग फीचर्स। सबसे पहला है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द डीएनए फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट व्हेन अ पीस ऑफ डीएनए गेट लिंक into this sequence। यानी I can say that this sequence is act as a start signal for cell replication। देखिए नॉर्मल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो हर एक प्लाज्मिड जो होता है वो 20 से 30 कॉपी एक सेल के अंदर बना सकता है अपनी, यानी रेप्लिकेट कर सकता है। एक प्लाज्मिड 20 से 30 कॉपी अपनी बना सकता है रेप्लिकेट करके नॉर्मल कंडीशंस में किसी भी सेल के अंदर। लेकिन जैसे हमने कहा कि हम किसी भी प्लाज्मिड को अपने यूज़ के हिसाब से उसे इंटरफेयर कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियली हम किसी भी प्लाज्मिड में ज़्यादा कॉपी करने की एबिलिटी भी आर्टिफिशियली इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में हम फॉरेन डीएनए को अपने डिजायर्ड डीएनए को लिंक कर देते हैं और वहाँ से उसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हर एक वेक्टर के पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। In addition to origin of replication, the cloning factor also requires the presence of selectable marker gene and that are used to identify and remove the non-transformant from the transformant। यानी अगर दो तरीके के बैक्टीरिया हमारे सामने हों, एक के अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो, एक के अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ना हो, तो इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला कौन सा है और नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला कौन सा है, तो उसके लिए हमें सेलेक्टेबल मार्कर की ज़रूरत पड़ती है। यूजुअली द जीन्स इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स दैट इज एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन एक्सेट्रा दैट इज 2O2 आर यूज एज ए सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स। देखिए किसी भी प्लाज्मिड में हमने कहा ना कि उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हो सकते हैं, तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं यही हमारे सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, यानी इन्हीं जीन्स को हम एज ए सेलेक्टेबल मार्कर जीन यूज़ करते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं इनकी हेल्प से जब हम सिलेक्शन करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का, तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट because it requires simultaneous plating on two plates having different antibiotics। ठीक है, यानी वो जो प्रोसीजर है पूरा सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसमें आपको मास्टर प्लेटिंग टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है, दो अलग अलग एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस आपको तैयार करने पड़ते हैं, फिर उसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज़ को ग्रो करना पड़ता है। तो उसमें जो ट्रांसफॉर्मेंट वाला होता है वो ग्रो कर जाता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला जो होता है वो किल हो जाता है, यानी कुल मिला के वो थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो इसलिए उसका अल्टरनेटिव हमें चाहिए था, तो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी सर्च किया गया है जिसका नाम है कलर रिएक्शन मेथड। इसमें क्या होता है कि अगर किसी प्लाज्मिड के पास बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाने वाला जीन है, ठीक है, तो उस जीन के अंदर हम क्या करते हैं अपने डीएनए को यानी डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर देते हैं। जैसे सपोज़ ये आपके पास प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड के पास ये एक जीन है यहाँ से यहाँ तक, जिससे एक एंजाइम बनता है क्या, बीटा गैलेक्टोसिडेज। अब आपने क्या किया, आपके पास ये एक डिजायर्ड जीन है, आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट किया यहाँ पे और अपने इस डीएनए को लिंक कर दिया। तो यानी यहाँ ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज बन रहा था अब वो नहीं बनेगा, यानी इस जीन का क्या हो गया है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बन गया है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बन गया और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी हो गया। अब क्या करेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम बैक्टीरिया के अंदर फिर से डाल देंगे और उस बैक्टीरिया की कॉलोनी को ग्रो कराएंगे। तो दो तरीके की बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो होगी, एक ऐसी कॉलोनी जिसके अंदर प्लाज्मिड्स तो होगा लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होगा, उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं होगा। तो अगर उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं होगा यानी तो इट produce blue color, यानी the bacterial colony whose plasmids do not have recombinant DNA, तो they act with the chromogenic substrate and produce blue color, and the presence of recombinant DNA in the plasmid they do not produce color with the substrate। यानी अगर किसी प्लाज्मिड में या किसी बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और कलर नहीं देगा, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है वो कलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है,
चलिए, तो दो प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा कि वेक्टर शुड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकंड हमने पढ़ा वेक्टर शुड हैव सेलेक्टेबल मार्कर जीन। तीसरा क्या हम पढ़ रहे हैं, वेक्टर शुड हैव क्लोनिंग साइट और रिकॉग्निशन साइट। यानी ये क्या होता है, इट इज़ द साइट वेयर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मेड टू कट दैट फॉरेन डीएनए पीस मे बी इंट्रोड्यूस इनटू द वेक्टर। यानी ये डीएनए के अंदर वो साइट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अब वेक्टर को कट लगा के अपने डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं या उसमें लिंक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास ये एक वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर में आप देख रहे हैं एक ब्लू कलर से जीन है और एक ये पिंक कलर का जीन है, ऑरेंज कलर का है, ठीक है। अब दो सपोज इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं। इसमें से हमने क्या किया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट लगा दिया। ये हमारे पास डिजायर्ड जीन है, इसको भी हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके इसमें से ये डिजायर्ड जीन निकाल लिया और इस डिजायर्ड जीन को हमने इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में लिंक कर दिया, ठीक है। तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये इंसर्शनल इनएक्टिवेट हो गया होगा, ठीक। तो यानी जहाँ पर भी आपने ये जो कट लगाया है एंजाइम की हेल्प से, इस कटिंग साइट को ही आपने क्या कहा है, रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो आपको समझना होगा। यानी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी वेक्टर के पास केवल सिंगल रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। यानी एक एंजाइम एक ही जगह पर कट लगाए किसी भी प्लाज्मिड में, ये जरूरी है। अगर किसी भी वेक्टर के पास एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट हुई तो वो एंजाइम क्या करेगा, उसको उन मल्टीपल साइट्स पर कट लगा देगा और कट लगाने की वजह से उसमें सेवरल फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे एंड इट विल क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस इन द जीन क्लोनिंग। तो यानी हम कह सकते हैं कि नॉर्मली द फॉरेन जीन इज लिंक एट वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट इन वेक्टर। दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में से किसी एक में हम रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम से कट लगा के अपने डीएनए को उसमें इंसर्ट कर देते हैं और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, ठीक है। तो हमने तीन प्रॉपर्टी वेक्टर की पढ़ी। पहली पढ़ी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरी पढ़ी हमने सेलेक्टेबल मार्कर जीन और तीसरी हमने अभी पढ़ी क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट्स आर द साइट वेयर वी कट द डीएनए बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड देन लिंक द डिजायर्ड जीन एट दिस प्लेस, ठीक है, टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखिए यहाँ पे आप इस पिक से समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ये हमारे पास डिजायर्ड जीन है यानी एक डीएनए फॉरेन डीएनए है और ये हमारे पास एक प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड में आप देख सकते हो दो तरीके के जीन्स हैं। एक आपका ये जीन है येलो वाला, एक ग्रीन वाला जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी दे रहा है, और एक आपको दिख रहा है लैक-जेड जीन है जिसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन साइट है किसी भी एंजाइम की। तो सपोज़ हमने इसके ऊपर जैसे ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला तो ये इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट पर ही कट लगाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि रिस्ट्रिक्शन साइट पर कट लगा दिया है। ऐसे ही हमने फॉरेन डीएनए में से भी एक डिजायर्ड जीन को निकाला और दोनों को हमने लिंक कर दिया, ठीक। अब इसका लिंक करने से क्या हुआ, हमारे पास ये तीन तरह के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गए, यानी तीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गए। यानी यहाँ पे आपने कट लगाया और इसको जोड़ दिया, स्टिकी एंड बन गए थे, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपने या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को आपने क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब सपोज तीन तरह की बैक्टीरियल कॉलोनी है आपके पास। एक बैक्टीरियल कॉलोनी है जिसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है। एक बैक्टीरियल कॉलोनी ऐसी है जिसके पास वेक्टर यानी प्लाज्मिड तो है लेकिन प्लाज्मिड नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप का है, ठीक है। और तीसरी जो बैक्टीरियल कॉलोनी है उसमें आप देख रहे हो कि उसमें प्लाज्मिड जो है वही प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, यानी इस बैक्टीरिया के पास आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड पहुंचा है। तो इस बैक्टीरिया को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया और इस बैक्टीरिया को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया कहेंगे। जब इनको हम किसी कॉलोनी में ग्रो कराते हैं, किसी भी न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने क्या लिया हुआ है, इस न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने एक तो एंटीबायोटिक डाल दी एम्फिसिलिन और एक हमने एक ऐसा सबस्ट्रेट डाल दिया क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो बीटा गैलेक्टोसिडेज से रिएक्ट करता है, ठीक, बीटा गैलेक्टोसिडेज से ध्यान रखना है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाला है जो बीटा गैलेक्टोसिडेज से रिएक्ट कर सकता है। ये सब कहाँ डाला है हमने,
इस न्यूट्रिएंट मीडियम में, यानी ये आपके पास कोई न्यूट्रिएंट मीडियम है, इस न्यूट्रिएंट मीडियम में आपने एम्फीसिलिन डाल दी और एक ऐसा क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाल दिया जो बीटा गैलेक्टोसिडेज से रिएक्ट करेगा। ओके, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जैसे ही आपने इसमें बैक्टीरियल सेल्स को, इन बैक्टीरियल कॉलोनी को ग्रो कराया इस न्यूट्रिएंट मीडियम में, तो आप देखोगे कि आपके पास दो तरह की कॉलोनी ग्रो हो रही हैं, एक ब्लू कलर की कॉलोनी और एक वाइट कलर की कॉलोनी। और जो बैक्टीरिया जिनके पास प्लाज्मिड नहीं था, अगर किसी भी बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड नहीं है तो उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, जो एम्फीसिलिन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है वो नहीं होगा। तो क्या हुआ, वो बैक्टीरिया मर जाएगा एम्फीसिलिन में जाते ही। अब बच्चे ये दो बैक्टीरिया, तो इन दो बैक्टीरिया में एक ट्रांसफॉर्मेंट वाला है आपका, एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला है। तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, यानी जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है, वो बड़े आसानी से क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और ब्लू कलर देगा। ठीक है, तो ब्लू कलर किसका है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाले का है। और दूसरा जो बैक्टीरिया है जिसके पास आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की वजह से जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम्स था वो इंसर्शनल इनएक्टिवेट हो गया। अब वो इनएक्टिवेट हो गया है तो यानी उसके पास बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनेगा ही नहीं। तो जैसे ही आप इसको इसमें ग्रो कराते हो, जहाँ पर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पहले से ही प्रेजेंट है, तो वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बीटा गैलेक्टोसिडेज से कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास बीटा गैलेक्टोसिडेज है नहीं, तो वो कलर भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसलिए उसकी कॉलोनी कैसे दिखेगी हमें, वाइट। तो जो वाइट कॉलोनी है आपकी, यही आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है। समझ में आ गया सबको। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस दैट एंड बाय यूजिंग क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। देखिए, प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर हम किस टाइप के क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन ये एक ऐसा सॉइल पैथोजन है जो कि प्लांट्स के अंदर ट्यूमर कॉज करता है, और उस ट्यूमर को हम क्राउन गॉल डिजीज़ भी कह सकते हैं। इसमें मेनली ये कुछ कह सकते हैं ब्रॉड लीव्स वाली क्रॉप्स होती हैं जिसमें ये मेन डिजीज़ कॉज करता है, जैसे सनफ्लावर है, जैसे कॉटन है। ठीक है, तो ये करता कैसे, ये डिजीज़ कैसे कॉज करता है, ये बैक्टीरिया अपने पीस ऑफ डीएनए को, एक किसके पास टी डीएनए होता है, उसको ये प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। और ये जो टी डीएनए होता है, इस टी डीएनए के पास एक ऐसा जीन होता है, उस जीन की वजह से प्लांट के अंदर डिजीज़ कॉज हो जाती है। तो यानी दिस tDNA or tumor inducing plasmid of agrobacterium has been modified into cloning vector to transfer the desired into the यानी इसकी भी जो ट्रांसफ़र करने की प्रॉपर्टी है, एग्रोबैक्टीरियम जो अपना tDNA प्लांट्स के अंदर ट्रांसफ़र करके उसको डिजीज़ कॉज कर रहा था, हमने उसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया। हमने क्या किया, उसकी डिजीज़ कॉजिंग प्लाज्मिड को मॉडिफाई करके उसमें अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया और उसको उस इन्फेक्शन को करने दिया। तो अब देखेंगे कि अब तक जो tDNA ट्रांसफर कर डिजीज़ कॉज कर रहा था, अब उससे डिजीज़ कॉज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो इंसर्शनल इनएक्टिवेट कर दिया हमने, उसके अंदर अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया और वो प्लांट के अंदर उस जीन को ऐसे ही पहुंचा रहा है। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम को हम प्लांट के अंदर अपना जीन, डिजायर्ड जीन पहुँचाने के लिए यूज़ करते हैं। एनिमल्स के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, रेट्रोवायरसेस का। एनिमल्स के अंदर हम रेट्रोवायरसेस का यूज़ करते हैं, और रेट्रोवायरसेस जो कि डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, तो डिजीज़ कॉजिंग पार्ट को हम मॉडिफाई कर देते हैं और उसको उसके अंदर अपना डिजायरेबल जीन डाल देते हैं, और फिर वो डिजायरेबल जीन हमारा एनिमल सेल में पहुंच जाता है। इस तरीके से हमारी जीन की क्लोनिंग हो जाती है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक। आई होप you found this video very informative. Let me know your thoughts in the comments. Thank you for watching, and I'll see you in the next one.